हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं जो है इतिहास का चैप्टर यानी हिस्ट्री का चैप्टर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये एनसीईआरटी पे आधारित रहेगा, सीबीएसई के बच्चों के लिए है। इसमें जो है हम हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, समझेंगे, विचारेंगे और हर एक पहलू पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आज क्या है। यहाँ पर आगे जो हमारे समक्ष आया है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इसके अंतर्गत हमारा जो अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें है कि रोम में सेनेटोरियल रैंक के राजनेताओं द्वारा शासित प्रणाली की व्याख्या करना है। जो सीनेटेरियल जो थे रोम में, सेनेटोरियल रैंक के राजनेताएं थे, वो कैसे शासन करते थे। अगस्तस के बाद ये लोग की क्या राजनीतिक गतिविधियां थी और कैसे ये लोग राज करते थे रोम में, कब सेनेटोरियल रैंक के राजाओं द्वारा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राजनेता कैसे शासन कर सकते थे उस समय। कहते हैं प्राचीन रोम में प्रांत आमतौर पर सेनेटोरियल रैंक के राजनेताओं द्वारा शामिल होते थे, जो आमतौर पर पूर्व कौशल होते थे, यानी इनमें काफ़ी कुशलता होती थी और ये राजनीति करना बखूबी जानते थे और इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं एक बार अपवाद मिस्र का प्रांत था, यानी एक बार प्रॉब्लम आई तो वो था मिस्र का जो है प्रांत, जिसे अगस्तस द्वारा शामिल किया गया था। अगस्तस ने इसको बहुत ही सरलतापूर्वक जो है मिस्र को अपने जो है राज्य में सम्मिलित किया था और क्लियोपेट्रा की मृत्यु के बाद इस पर केवल अश्वारोही रैंक के गवर्नर द्वारा शासन किया गया। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगस्तस ने इसको जो है अपने प्रांत में शामिल किया और क्लियोपेट्रा जो वहाँ पर शासन करता था, उसके मृत्यु के बाद इस पर केवल अश्वारोही रैंक का मतलब होता है दोस्तों कि जिनको आश्रय दिया गया था, जिनको बनाया गया था, वैसे रैंक के गवर्नर द्वारा यहाँ पर शासन किया गया। और शायद सेनेटेरियस महाकांक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि मिस्र को पहले ही है ना निस्टेटिक्स राजाओं की परंपरा के बाद अगस्टस की नीति संपत्ति माना जाता था। यानी अगस्टस का जो मेन संपत्ति माना जाता था, उत्तराधिकारी माना जाता था, उनको जो है हेलेनिस्टिक राजाओं की परंपरा के अंतर्गत। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप समझ गए होंगे कि अगस्टस ने जो है मिस्र प्रांत को अपने राज्य में सम्मिलित किया और क्लियोपेट्रा के द्वारा मृत्यु के पश्चात जो है इस पर गवर्नर राज करने लगे। और क्लियोपेट्रा कौन था? क्लियोपेट्रा जो था मिस्र पर राज करने वाला राजा था, क्योंकि अगस्त काम ने सम्मिलित किया और राज्य भी किया, लेकिन उसके बाद क्लियोपेट्रा ने जो है इसको संभाल लिया। जब इसकी मृत्यु हो गई क्लियोपेट्रा की, तो जर्नल सी बात है, इसको जो है अश्वारोही रैंक के गवर्नरों ने इसको संभाला और इनका महत्वाकांक्षा थी कि इनको और भी एस्टेब्लिश किया जाए। और जो अगस्तस के जो संपत्ति थी, जो निजी संपत्ति थी, उसका जो है मेनली हेलेनिस्टिक्स को माना जाता था कि संपत्ति के मुख्य अधिकारी है। युद्ध में पराजित लोगों के क्षेत्र को विभिन्न प्रकार की संधि के तहत लाया जा सकता था और कुछ मामलों में पुनः अधीनता भी शामिल हो जाती थी। यानी इसमें यही बात दर्शाया गया है कि पहले के समय में जब राजाओं में युद्ध होते थे और एक राजा हार जाता था, तो दूसरा राजा उसकी संपत्ति को हड़पता नहीं था और न ही जो है उस राज्य पर राज्य करता था। सिर्फ उसको ये कहता था कि आप जो हो हमारे राज्य के अधीन हो और आपको जो है हमारे राज्य के ही अंतर्गत अपना कार्य प्रणाली चलाना पड़ेगा। तो यही रोम में भी था कि युद्ध में पराजित लोगों के क्षेत्र को विभिन्न प्रकार की संधि के तहत लाया जाता था और कुछ मामलों में पुण्य जो है अधीनता भी शामिल हो जाती थी। यानी कई जगहों पर तो पुण्य जो है अधीन कर लेते थे उसको और उसमें राज्य पर जो है अपना कब्जा स्थापित कर लेते थे। तो कहते हैं हर का अपना यहाँ पर सिस्टम था, रूल रेगुलेशन था। देखा जाए तो किसी भी क्षेत्र के औपचारिक विलय ने एक प्रशासनिक काय के आधुनिक अर्थ में एक प्रांत बनाया जो भौगोलिक रूप से परिभाषित था। यानी ये जो विलय था, ये औपचारिक विलय था जिसको राज्य में विलय करने की बात कही जा रही थी, उसको प्रांत बनाया गया कि वो एक प्रांत के रूप में जाना गया और भौगोलिक रूप से उसको परिभाषित किया गया। यानी जैसा उसका भौगोलिक स्थिति थी उसी अनुसार उसका जो है उपयोग भी किया गया।
रिपब्लिकन प्रांतों को 1 साल के कार्यकाल में उन वर्णित दूतावासों और जो प्राइटरों द्वारा प्रशासित किया गया जिन्हें पिछले वर्ष पद संभाला था, यानी रिपब्लिकन एक समय पार्टी थी जो प्रांतों में 1 साल के कार्यकाल में वर्णित दूतावासों और प्राइटरों द्वारा प्रशासित किया गया था और जैसे पिछले वर्ष जो है पद को संभाला भी था। प्रथम प्यूनिक युद्ध के दौरान रोम ने इटली से आगे विस्तार करना शुरू कर दिया। जब प्रथम प्यूनिक युद्ध हुआ था तो इटली ने अपना जो है काफ़ी विस्तार करना शुरू किया था और कब्जा किए जाने वाले पहले स्थायी प्रांत जो था 241 पूर्व से लेकर सिसिली और 237 ईसा पूर्व में जो है साइडिनियम थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि प्रथम प्यूनिक युद्ध के दौरान जो है रोम ने इटली से आगे विस्तार करना शुरू कर दिया और कब्जा किए गए जाने वाले पहले स्थान प्रांत जो 241 ईस्वी पूर्व में सिसिली और जो है 237 में साइडिनिया थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और सैन्य विस्तारवाद इस प्रशासनिक प्रांतों की संख्या दिन प्रतिदिन जो था बढ़ता जा रहा था। सैन्य विस्तारवाद इस प्रशासनिक प्रांतों की संख्या बढ़ रही थी जब तक कि पदों को भरने के लिए पर्याप्त योग्य व्यक्ति न रह गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात बताई गई है प्रशासनिक ढांचा। प्रांतीय गवर्नरों की शर्तों को अक्सर कई वर्षों तक बढ़ाना पड़ता था, यानी जो शर्त गवर्नर के द्वारा लगाई जाती थी उसको अक्सर जो है कई सालों तक बढ़ाना पड़ता था। और कभी कभी सीनेट ने निजी नागरिकों विशेष रूप से जो है पोम्पी द ग्रेट को भी साम्राज्य प्रदान किया था। तो ये भी बात यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है कि प्रांतीय गवर्नर की शर्तों को अक्सर कई वर्षों तक बढ़ाना पड़ता था और कभी कभी तो सीनेट ने निजी नागरिकों को विशेष रूप से पोम्पी द ग्रेट को भी साम्राज्य प्रदान करते थे। पोम्पी द ग्रेट को साम्राज्य देने का, जो कि एक निजी नागरिक थे, उनको भी जो है देने का संपत्ति अधिकार था, साम्राज्य प्रदान करने का अधिकार था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर हम करें बात प्रोगेशन में वार्षिक निर्वाचित जो है मजिस्ट्रेटों के गणतंत्रीय संवैधानिक सिद्धांतों को कमज़ोर कर दिया। अब जर्नल सी बात है, जब निजी फैसला होने लग जाते हैं तो जो गवर्नर बातें होती है, जो संवैधानिक सिद्धांत होते हैं, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। तो यही यहाँ पर रोम में भी देखने को हमें मिला कि जो है प्रोगेशन में वार्षिक निर्वाचित मजिस्ट्रेटों के गणतांत्रिक संवैधानिक सिद्धांत कमज़ोर कर दिया और कुछ लोगों द्वारा अपने प्रांतीय आदर्शों के माध्यम से अनुपातहीन धन और सैन्य शक्ति का संचलन गणतंत्र से शाही निरंकुशता में संक्रमण का एक प्रमुख कारक बना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी यहाँ पर कि कुछ लोगों द्वारा अपने प्रांतीय आदर्शों के माध्यम में जो है अनुपातहीन धन और सैन्य शक्ति का संचलन एक गणतंत्र से शाही निरंकुशता में संक्रमण का एक प्रमुख कारक बना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात दर्शाई गई है जो है प्रशासनिक जो है गतिविधियों के अंतर्गत। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी यहाँ पर टॉपिक रहता है। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं 3 महाद्वीपों के फैला हुआ साम्राज्य चैप्टर के अंतर्गत कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर चैप्टर है। इसके अंतर्गत हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं क्वेश्चनों को इस हद तक समझाने की कोशिश करता हूँ जो ज़रूरी है आपके लिए। कहते हैं, मुझे पता है कि हमारे भारत देश में जो है कहीं भी देख लीजिए जो है बच्चों को क्वेश्चनों को हिंदी में बहुत आसानी से समझ में आता है, क्योंकि हम हिंदी देश के रहने वाले हैं, हम इंडियन हैं। तो जर्नल सी बात है, इसीलिए जो है मैं सिर्फ इंग्लिशों को जो है रीड करता हूँ। हो सकती है इसमें कई मिस्टेक हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं कह सकते, क्योंकि मैं कोई अंग्रेज़ नहीं हूँ, ठीक है। और मैं आपकी लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश भी करता हूँ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। कहते वही बात समझिए जो समझ के लिए सही रहे। अगर यहाँ पर मिस्टेक भी कुछ होता है तो आप उसको सही कर सकते हो, क्योंकि आपके समक्ष जो है अक्षर भी यहाँ पर विजुअल होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है, एक ज़रूरी भी है। यहाँ पर सिर्फ मेरा मकसद यही है कि आप क्वेश्चन की वास्तविकता से परिचित हो जाओ, क्योंकि क्वेश्चन को से परिचित होना, क्वेश्चन को समझना, यही त्रिपाण स्टडी सेंटर का मेन मकसद होता है। और जो मकसद में मैं हमेशा कामयाब भी होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो बच्चे वीडियो देखते हैं वो समझते भी हैं और इनके लिए ये बहुत आसान भी रहता है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है रोमन साम्राज्य में शिक्षा की नीति, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शिक्षा, हम शिक्षा की बात करते हैं
तो शिक्षा का अर्थ होता है कि बच्चे जो है किसी शब्द को समझ सके, लिख सके, पढ़ सके। अब ज़रूरत नहीं है कि वो सभी लैंग्वेज में परफेक्ट हो, किसी एक भी लैंग्वेज में अगर आप परफेक्ट हो तो इसका मतलब आपको समझ है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। और शिक्षा जो है किसी भी समय काल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शिक्षा जो है इंसानों को मार्गदर्शन दिलाती है, एक नए रास्ते पर जाने के लिए अग्रसर करती है, और कई रास्ते शिक्षा के अंतर्गत खुलती है। और कोई भी व्यक्ति आपको इसके अंतर्गत, शिक्षा के अंतर्गत मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि आपने सारी शिक्षाएं ग्रहण कर चुके होती हैं। तो शिक्षा जो होता है किसी भी समय काल के लिए महत्वपूर्ण है। और आज मॉडर्नाइज दुनिया में 21वीं शताब्दी में इसका तो और भी महत्व बढ़ गया है। लेकिन देखा जाए तो हम 21वीं शताब्दी में है, लेकिन फिर भी हमारा एजुकेशन सिस्टम पिछड़ा हुआ है। कारण क्या है कि एजुकेशन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, और हम सारे व्यक्ति जो है आम गरीब बंदे हैं जो है सरकारी स्कूल पे ही आश्रित है। प्राइवेट स्कूल तो कहते हैं बहुत ही रेयर बच्चे जाते हैं गरीबों में से, ठीक है। और वो भी सरकार ने जो है अपने प्रपंड की जो है लाठी मार चुका है, ठीक है। अब जो है ऑनलाइन जो एक छोटे बच्चों का एडमिशन होने लगा है, और भी 1 किलोमीटर के दायरे में, तो सरकार की तरफ से जो है आम गरीबों को सबसे बड़ा लाठी पड़ी है। और इनका सबसे बड़ा मकसद पूरा हुआ है कि आम गरीब बच्चों को जो है शिक्षा नहीं मिलना चाहिए। और जैसे रोमन साम्राज्य में भी था कि जो गरीब थे, आम थे, उनको पढ़ने का शिक्षा नहीं देते थे, बेशक उनका इस्तेमाल भरपूर होता था। और वही आज की दुनिया में भी है। आज 21वीं शताब्दी में भी सरकार का यही नीति है। अब देखिए, समझदारी की तो बात ये आती है, अगर प्रशासन समझदार होता, समझता, तो सब प्रशासन को एक बात समझ में आनी चाहिए कि कोई भी बड़ा प्राइवेट स्कूल होता है, तो कोई भी प्राइवेट स्कूल खोलता है तो वो शहरों में खोलता है, वहाँ खोलता है जहाँ पर जो है अमीर लोग रहते हैं। लेकिन अगर आप RTE के रिगार्डिंग अगर उस जगह स्कूल खोलते हो जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं, अगर वहाँ पर आपने एक प्रावधान बना दिया कि 1 किलोमीटर के दायरे हमने बच्चों को सिलेक्शन करना है, तो जर्नल सी बात बताइए कि 1 किलोमीटर दायरा तो गरीबों को दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। फिर किनका होगा एडमिशन? मिडिल क्लास के बच्चों को, जो थोड़ा हाई फाई होंगे, उनको गरीब मान लोगे आप सोचते होगे कि हम यहाँ इंक्वायरी करते हैं, हम तो भाई जांच परख करके हम जो है इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं। अरे भाई, सब जगह जाकर देख लीजिए, घोड़ा का धंधा ही हो रहा है। आप घर में बैठ जाते हो, आराम से हुक्म दे देते हो, इसका मतलब सब कुछ क्या सही है? आप गलतफहमी की दुनिया जी रहे हो। तो यहाँ पर रोमन साम्राज्य में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला कि यहाँ पर भी सरकार की 2 नीति थी, जिसके कारण स्लैब जो थे, जो दास थे, उनकी बहुत ही दुर्दशा बेकार थी। लेकिन देखा जाए तो दासों का ही महत्वपूर्ण स्थान था। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन आया कि रोमन साम्राज्य में शिक्षा की नीति क्या थी। कहते हैं रोमन साम्राज्य में शिक्षा में सामाजिक गतिशीलता में योगदान दिया, जो कि शाही इतिहास के आरंभिक काल के विशेषता भी जो है, जिसे हम प्रिंसिपेंट के नाम से जाना जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी शिक्षा ने इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखा। शिक्षा केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध थी जो इसके लिए भुगतान कर सकते थे। जर्नल सी बात है, आज भी वही सिस्टम है। आज शिक्षा उनके लिए है जिनके पास जो है पैसे हैं, शिक्षा उनके लिए नहीं है जिनके पास पैसे नहीं हैं। क्योंकि सार्वजनिक वित्त पोषण वाले स्कूलों की कोई राज्य समर्थन प्रणाली नहीं थी। लेकिन आज उल्टा है, आज भारत सरकार के शिक्षा के ऊपर दबदबा है और समर्थन भी प्राप्त है। लेकिन सरकार इन बात को कभी भी एनालाइज नहीं करती है कि उसके स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि आपको तो पता ही है कि कोई भी मंत्री जो होता है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं दाखिल कराते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि सरकारी का मतलब होता है अनपढ़ता। बच्चे सिर्फ जाते हैं और बैठ के आते हैं और कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता तो बड़े लोग जो हैं प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की एडमिशन क्यों करवाते हैं? ऑक्सफोर्ड क्यों भेजते हैं? रोमन जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड क्यों भेजते हैं बच्चों को? क्या भारत से अच्छा उत्तम शिक्षा वहाँ पर है? संभवतः ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा भारत में है, लेकिन भारत की शिक्षा को जो है बड़े बड़े लोग बिगाड़ रहे हैं अपने मकसद में, अपने जो है खिचड़ी पकाने के चक्कर में। शिक्षा केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध थी जो उनके लिए भुगतान कर सकते थे और जिनको सार्वजनिक वित्तीय पोषण वाले चीज़ें थी। जर्नल सी बात है, अमीर लोग ही इसमें सम्मिलित हो सकते हैं।
साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों के बीच साक्षरता की दर बहुत भिन्न थी। जनरल सी बात है, आज भी देखिए हर क्षेत्र में साक्षरता दर जो है बहुत ही भिन्न नजर आती है। सैन्य अधिकारी, संपत्ति प्रबंधक और सैनिकों के बीच साक्षरता व्यापक थी, यानी सैन्य अधिकारी के समक्ष, संपत्ति वाले प्रबंधकों के समक्ष और सैनिक के बीच साक्षरता जो थी काफ़ी फैली हुई थी। आकस्मिक साक्षरता विद्यमान थी और यह स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न थी। जैसे आज भी आधुनिक युग में भी आपको शिक्षा विभिन्न विभिन्न स्थानों पर विभिन्न विभिन्न तरीकों से देखने को मिल जाता है। पोपाई में एक दीवार थी जिस पर विज्ञापन और भित्ति चित्र भी थे, जो उच्च स्तर की अनौपचारिक साक्षरता का इंगित करता है। यानी पोपाई एक जगह था जहाँ पर दीवार पर जो है विज्ञापन थी और भित्ति चित्र भी था, और यह अनौपचारिक साक्षरता की जो है बातों को यहाँ पर बता रहा था। सामान्य आबादी तुलना में सैन्य कर्मियों में साक्षरता की दर जो है संकेत मिलती है। यानी देखा जाए तो सामान्य आबादी के तुलना में सैन्य कर्मियों में साक्षरता की उच्च दर प्राप्त हमें हुई है, और शिक्षित महिलाएं असामान्य नहीं थी। शिक्षित महिलाओं की संख्या बहुत ही कम था, और जनरल सी बात है अमीरों में शिक्षा देने की प्रावधान थी, बाकी जो है स्लैब या गरीबों में देने की कोई प्रावधान नहीं थी। और ऐसी अपेक्षा थी कि उच्च वर्ग की लड़कियां कम से कम प्राथमिक विद्यालय में जाएगी। संभवतः लड़कों को सामान्य कक्षाओं में और लिंग की परवाह किए बिना केवल कुछ विशेष वर्ग के लोगों ने ही माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। तो जर्नल सी बात है, जो उस समय धार्मिक अंतर्गत होता था, आज के समय पैसे के अंतर्गत होती है। आप सोचते होंगे कि सरकार ने तो बहुत चीज़ फ्री किया हुआ है भाई, बच्चों को प्रमोट करने के लिए जो है इन्होंने स्कॉलरशिप की प्रावधान किया है, इन्होंने लैपटॉप सरकार दे रही है। मैं तो कहता हूं कि संसाधनों की इतनी भरपाई क्यों सरकार कर रही है? क्या सरकार के इसमें कोई और मकसद है? अगर मान लीजिए सरकार किसी बच्चे को मोबाइल देता है, किसी को लैपटॉप देता है, और उसमें बच्चे नेट लगाते हैं, तो आपको क्या विचारधारा लगता है कि वो पढ़ाई का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो कहीं भी नहीं कर सकते। मोबाइल हो और लैपटॉप हो तो कहते हैं सरकार जो है बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। बिना लैपटॉप और मोबाइल के भी हमारे देश में बड़े बड़े साइंटिस्ट बने, लेकिन अब देखिए कुछ सालों में ना तो साइंटिस्ट कोई बन रहा है ना कुछ बन रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल बहुत पूरी आधुनिकता है। क्या है? फिर भी कुछ भी नहीं है। हमारी क्या भारत में खोज है? क्या हमने खोजा है? अभी के समय तो मुझे लगता है कि कुछ भी खोज नहीं हुई है। जो भी हुआ था पुराने समय में हुआ था, जो बड़े बड़े लोग बिना कंप्यूटर और लैपटॉप के जो है अपनी दिमागों की बुद्धि कसौटी पे जो है बहुत बहुत खोज किए। अब तो लगता है कि कुछ भी नहीं है, हम तो दूसरे देशों के सिर्फ नकल कर रहे हैं। अब देखिए भारत में जितनी कंपनियां हैं, जितने आप जो है दिन प्रतिदिन सामान यूज़ कर रहे हो, कोई भी भारतीय नहीं है। सिर्फ उसमें लिखा होता है मेड इन इंडिया, लेकिन कोई भी जो है भारतीय कंपनी नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है। सिर्फ मेड इन इंडिया लिख देने से कहते हैं भारत में जो है हर चीज़ विकसित नहीं हो सकता है। और ये सब क्यों होता है? शिक्षा की जो है गिरी हुई परसेंटेज के कारण। कहते हैं मामूली संख्या में दासों की शिक्षा किया जाता है, यानी दासों को तो कहते हैं शिक्षा देने का प्रावधान नहीं था, एकदम मामूली थी। जैसे भारत में भी है, देखिए अभी हम 21वीं शताब्दी में आ गए हैं और यहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत ही कमज़ोर है। कोई कोई बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट दिखाते हैं टीवी पे, और कभी कभी तो ऐसे बच्चे भी दिखाते हैं जो कहते हैं उनको आता ही नहीं, लेकिन ऐसा कभी देखने को मिला नहीं मुझे। टीवियों में तो हमेशा इंटेलिजेंट बच्चे ही आते हैं, जो मूर्ख बच्चे आते हैं उनको कौन दिखाता है। और मंत्री जी जब किसी स्कूल में दर्शन करने बच्चों को जाते हैं तो वहाँ पर तो इंटेलिजेंट बच्चों को ही आगे किया जाता है कि भाई मंत्री जी आए हैं, उनके सामने अच्छा खासा कपड़ा पहने हुए बच्चों को ही भेजा जाए। लेकिन बाहर जो खड़े बच्चे हैं उनको कोई देखने भी नहीं जाता। ऐसी प्रावधान आपको अक्सर देखने को मिल ही जाता है, क्योंकि उस समय भी यही होता था कि मामूली संख्या में दासों को शिक्षित किया जाता था और उन्हें शिक्षा और साक्षरता की संस्कृतियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षकों और जो है शास्त्रियों और सचिवों में गुलाम होने की संभावना थी, इसलिए उनको शिक्षा देने की प्रावधान उतना अधिक नहीं था। यानी दासों में शिक्षा जो थी नाम मात्र की थी और सिर्फ वो अपने कार्य के लिए ऐसा करते थे। दासों की शिक्षा को जो है हतोत्साहित नहीं किया जाता था, हमेशा उनको कमज़ोर करने की कोशिश की जाती थी। और दास बच्चे अपने स्वामी के बच्चे के साथ कक्षाओं में भाग ले सकते थे और शाही काल के शुरुआत तक रोम में पुस्तक भंडार पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित थे और प्रांतों के शहरी केंद्र भी पाए जाते। देखिए कहते हैं रोम में भी कई जगहों पर देखने को मिला
कि स्वामी के बच्चों के साथ कक्षा में भाग ले सकते थे, यानी दास बच्चे अपने स्वामी के बच्चों के साथ भाग ले सकते थे, पढ़ सकते थे। ये प्रावधान बनाई गई कई क्षेत्रों में। किताबें महंगी बेशक ली थी उस समय काफ़ी, जैसे आज के समय में है, लेकिन बाद के समय में साहित्य के लोकप्रिय विधाओं ने जो है गैर कुलीनों के बीच आनंद के लिए पढ़ने का संकेत दिया। सम्राट ने पुस्तकालयों को जो है प्रयोजित किया, जो कि कुछ हद तक सार्वजनिक भी थे और हर धनी व्यक्ति किसी समुदाय के लिए पुस्तक दान कर सकता था। यह प्रभावशाली निजी जो है संग्रह जमा कर सकता था, जिसे घर के विद्वान जुड़े हो सकते थे। यानी इस तरह के प्रावधान रोमन साम्राज्य में था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में इसका समर्थन करने वाले शास्त्रीय संस्थाओं और प्रथाओं से दूर जाने के दौरान जो है साक्षरता में गिरावट काफ़ी हद तक देखने को मिला। यानी देखा जाए तो रोमन साम्राज्य में शिक्षा का स्तर बढ़ा, लेकिन कुछ हद तक गिरा भी नजर आया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं एक ही बात कहता हूँ, जब तक शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं होगा तब तक जो है हमारे देश में प्रगति नहीं होगी और हम लोगों के बहकावों में आ जाएंगे, लोगों के जो है बातों में आ जाएंगे और लालचों में हमेशा डूबते रहेंगे। और यही जो है हमारा नस जो है मंत्री लोग सब पकड़ रखे हैं कि लालच दो और सीट को जीत लो। लेकिन दोस्तों कहते हैं कोई भी हमारा रिप्रेजेंटेशन करता है तो उसका मतलब उसको समझदार होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए और जनता के लिए होना चाहिए, तभी जो है उस क्षेत्र का विकास हो सकता है। लेकिन हम ये सब बातें नहीं देखते हैं, नहीं सोचते हैं, सिर्फ हम ये देखते हैं कि कौन कितना का लालच दे रहा है, किसके लालच में जितना दम है। आज हर क्षेत्र में यही हुआ है। कहते हैं बहुत से छोटे मोटे इलेक्शन भी हुए हैं जो कॉलेज लेवल पे भी हुए हैं, वहाँ पर भी ऐसे ही देखने को मिला है कि जो पार्टियों के बच्चों ने जो है क्लब फ्री करवा दिया है उनमें जीत हासिल हो गई है, जिनमें नहीं करवाया गया उनकी हार हुई। तो क्या मतलब है? हमारे लगता है कि रग रग में जो है हमें लालच ही भरा पड़ा है कि जहाँ हमें लालच दिखती है हम उसी को ही जिता के रख देते हैं और उसके बाद कोसते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, आगे आप कहते हैं 11वीं क्लास कक्षा तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात होती है और कोई साधारण बच्चा पहुँच नहीं सकता। आप में कुछ ना कुछ गुण रहा होगा तभी आपने यहाँ तक जो है सफ़र तय की है। तो इसलिए समझदार बनो, अच्छा बनो। हमारे समक्ष जो चैप्टर आया है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इसके अंतर्गत हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रोमन साम्राज्य के दौरान बुनियादी ढांचा कैसा था। यानी रोमन साम्राज्य के दौरान बुनियादी ढांचा, बुनियादी का अर्थ दोस्तों ये होता है कि उस समय खान पान, पानी के सीवेज की सिस्टम कैसी थी, किस प्रकार से उस समय व्यवस्था थी। जैसे हड़प्पा कल्चर में हमने देखा, मेसोपोटामिया में देखा, तो रोमन साम्राज्य में किस प्रकार की व्यवस्था को जो है प्रावधान किया गया था, किस प्रकार से समय सिस्टम थी। तो कई हद तक ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये जो है सामाजिक तौर पे इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम व्यू से। देखा जाए तो रोमन साम्राज्य के दौरान बुनियादी ढांचा की अगर हम बात करें तो ये साफ करता है कि प्राचीन रोम में बुनियादी ढांचा प्रणाली जटिल थी, यानी काफ़ी उलझी हुई थी, काफ़ी जटिल थी। कहते हैं 13 रोमन जल सेतुओं की एक प्रणाली थी जो रोमन निवासियों को अलग अलग गुणवत्ता का पानी उपलब्ध कराता था। देख लीजिए 13 रोमन जल सेतु का उस समय प्रावधान था जो अलग अलग गुणवत्ता का पानी उपलब्ध कराया जाता था, जो कि काफ़ी महत्व रखता है, जिसमें सबसे अच्छा पानी योग्य आपूर्ति के लिए आरक्षित था। यानी जो अच्छा आपूर्ति पानी करता था उसको उस समय आरक्षित करके रखा जाता था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं पानी का उपयोग सार्वजनिक जो है स्नान घरों और शौचालयों में भी किया जाता था। ठीक है, ये काफ़ी महत्व रखता है कि पानी का उपयोग सार्वजनिक स्नान घरों और शौचालय में किया जाता था और कई स्थान पर निम्न प्रकार की शौचालय प्रणाली पाई गई। यानी जनरल सी बात है कि जो क्षेत्र विकसित थे वहाँ पर उच्च कोटि की जो है शौचालय प्रणाली पाई गई और जहाँ पर जो है निम्न कोटि की प्रणाली थी वो पिछड़ी हुई क्षेत्र था। जैसे कि हाउस स्टेड पंपोई में हेडियंस की दीवार पर एक रोमन किला, हरकुलेनियम और अन्य जगहों पर जो पानी के धारा के साथ अपशिष्ट को बहा देती थी। रोमन लोग शौच के बाद समुद्री स्पंज को छड़ी पर रख कर सिरके में डुबाते थे। तो देखिए इस समय का ये बुनियादी ढांचा था कि ये लोग जो होते थे हरकुलेनियम्स और अन्य जगहों पर जो पानी की धारा के साथ अपशिष्ट को बहा देते थे और रोमन लोग शौच के बाद समुद्री स्पंज को
छड़ी पर रख कर सिरके में डुबोते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण उस समय प्रावधान किया गया था, सिस्टम था। रोमनों के पास पत्थरों से ढके शिविरों की एक जटिल प्रणाली थी। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि रोमनों के पास पत्थरों से ढके शिविरों की एक जटिल प्रणाली थी। उन्होंने सार्वजनिक स्नान के अवशिष्ट जल को जो है शौचालय में प्रभावित होने वाले प्रवाह के हिस्से के रूप में उपयोग करके जो है पुण्य चक्रित कर किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रणाली थी कि पत्थरों से ढके शिविरों को एक जटिल प्रणाली थी, यानी उस समय पाइप की लाइन बनाई नहीं जाती थी, सिर्फ शिविर बनाई जाती थी, उस पर जो है पत्थरों से ये लोग ढक देते थे, जो काफ़ी जगहों पर देखने को मिला है। उन्हें सार्वजनिक स्नान के अवशिष्ट जल को शौचालय में प्रभावित होने के वाले प्रवाह के हिस्से के रूप में उपयोग करके पुण्य चक्रित भी किया करते थे। और टेराकोटा जो है पाइपिंग का उपयोग घरों में अवशिष्ट जल को जाने वाली पाइपलाइन में भी किया जाता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सोचते होंगे कि उस समय पाइपलाइन कैसे होती थी, कैसे बनाया जाता था। दोस्तों बहुत ही आसान होता है। हम बम्बूस के बारे में तो जानते ही है। बम्बू जो होता है खोखला होता है अंदर से, उसके जो है हम खोखले को जो है चीर देते हैं बीचों बीच, और उसके जो रुकावट होती है उसको साफ़ कर देते हैं और फिर उसको ज्वाइंट करके बना देते हैं। तो ये जो पाइप थी बहुत काफ़ी उपयोगी थी और ये कई जगहों पर आज भी इस्तेमाल किया जाता है गांव के क्षेत्रों में। ऐसे तो हम जानते हैं कि आज प्लास्टिक के पाइप बहुत भरमार है, लेकिन उस समय इसी तरह के प्रावधान करके जो है पाइपलाइन का उपयोग की जाती थी अवशिष्ट पदार्थों को बाहर भेजने के लिए। साइफन और अन्य जगहों पर पैदा होने वाले उच्च पानी के दबाव का विरोध करने के लिए रोमन ने सबसे पहले जो है पाइपों को कंक्रीट में सील कर दिया था। यानी उस समय कंक्रीट का भी बखूबी प्रयोग की जाती थी। पाइपों को कंक्रीट में सील कर दिया, जैसे आप लोग डैम को देखते हो, डैम बनाई जाती है आधुनिक युग में। तो कुछ हद तक वहाँ पर भी कुछ इसी तरह के प्रावधान किया गया था। लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में शहर के अधिकारी, जिन्हें एडाइलस कहा जाता था, स्वच्छता प्रणाली की निगरानी करते थे। यानी उस समय स्वच्छता प्रणाली की निगरानी करने के लिए अधिकारी को भी नियुक्त किया गया था, जिनको एडाइलस कहते थे। एडाइलस का काम होता था स्वच्छता प्रणाली का जो है जांच परख करना। वे जल निकासी और सीवेज प्रणाली की दक्षता, सड़कों की सफाई और पक्कीकरण, दुर्ग की रोकथाम और वेश्याशालाओं और शराबखानों, स्नानघरों और अन्य जल आपूर्ति की सम्मानित निगरानी के लिए जिम्मेदार थे। यानी ये जो थे एडाइलस काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थी, जिनका सारा जो है उस समय कार्यभार सौंपी जाती थी, चाहे वो वेश्यालय क्यों न हो, शराब खाने क्यों न हो, स्नान घर क्यों न हो। इवन की सफाई के भी विशेष ध्यान इनके द्वारा ही दिया जाता था। रोमन कूड़े को अक्सर जो है शहर के करीब जिलों में इमारतों के बीच गलियों में इकट्ठा करने के लिए छोड़ दिया जाता था। यानी रोमन जो लोग होते थे कूड़े करकट को अक्सर शहर के गरीबी जिलों में इमारतों के बीच गलियों में इकट्ठा करने के लिए छोड़ देते थे। तो समझ गए ना कि उस समय गरीबों के साथ वही व्यवहार होता था जो आज के समय में भी हो रहा है। गरीब जहाँ रहते हैं वहाँ पर कूड़ा करकट का तो आपको पता ही कि ढेर रहता ही रहता है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। तो रोमन में भी कुछ इसी प्रकार के जो है दृश्य देखने को मिला कि रोमन कूड़े को अक्सर शहर के गरीब जिलों में इमारतों के बीच गलियों में इकट्ठा करने के लिए छोड़ दिया जाता था। और ये कभी कभी इतना गाढ़ा हो जाता था कि सीढ़ियों की आवश्यकता पड़ती थी। जैसे आज के समय में देखे भी होंगे कि कूड़ों को जो है एक बहुत बड़ी पहाड़ बन जाती है, और ये कई क्षेत्रों में देखने को आम मिलता है। कहते हैं कूड़ा करकट का जो है अगर हम सही तरह से मेंटेनेंस करें तो ये हमारे लिए सरदर्द नहीं बनेगा, लेकिन हर एक समय काल में ये सरदर्द रहा है। और आधुनिक युग में तो और भी सरदर्द बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक का जो बेखूबी से उपयोग हो रहा है, इसका प्रभाव हम में देखने को मिलता है। कहते हैं इस सरकार को जो है एक्शन लेना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि प्लास्टिक जितना से जितना कम उपयोग हो देना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक का उपयोग ना हो तो ही अच्छा है। इसलिए कोई और वैकल्पिक स्रोत ढूंढना चाहिए। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे देश में कई जगह पर प्लास्टिक बैन है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है धड़ल्ले से प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। कारण क्या है? सरकार की जो है आलसीपन है और सरकार की मुनाफाखोरी है। सरकार ये लिफाफे जो बनाते हैं, जो ये प्लास्टिक की चीज़ें बनाते हैं, उनमें बैन इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उनसे जो है इलेक्शन में उनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं, इसलिए वो बैन नहीं करते। बेशक राज्य में बैन कर देते हैं, और इस बैन करने में भी उनको बहुत फ़ायदा होता है। आप पूछिएगा कैसे? मान लीजिए कोई क्षेत्र में कोई चीज़ बैन है,
अगर आम गरीबों के पास एक भी लिफाफा मिल गया तो उसकी तो ऐसे का तैसे कर देते हैं पुलिस वाले सब। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि भाई ये तो बैन है, आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे आपको पता ही होगा कि बिहार में जो है शराब बैन है, वहाँ पर आपको क्या लगता है कि वहाँ पर बड़े बड़े मंत्री जी सके पार्टी होता है और पार्टी में शराब न झलकता हो? ये तो मैं विश्वास नहीं कर सकता। कोई कहेगा गंगा में भी प्रवेश करके बात बोलेगा तो इसको तो मैं मानना संभव ही नहीं है, क्योंकि जर्नल सी बात है, मंत्री जी की पार्टी हो शराब और शबाब न हो, इसका तो कोई दो राय हो ही नहीं सकता। तो क्या बिहार में पार्टी नहीं होती है? होती है। फिर आम गरीब बंदों के पास एक शराब के बोतल भी मिल जाता है तो उसके पूरे खानदान को क्यों पुलिस वाले चक्के ले जाते हैं? क्या हाँ वहाँ पर कोई लॉ ऑर्डर नहीं है? मैं सबसे पहले कहता हूँ, देखिए एक ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा, जो घर के बड़े लोग करते हैं वही बच्चे लोग भी सीखते हैं। और हमारे लिए राजनीतिक नेता बड़े होते हैं, आदरणीय होते हैं और रिस्पेक्टेड होते हैं और एक सम्मानजनक पद पे होते हैं। अगर यही लोग इस तरह के बेवकूफ़ियाँ करते रहेंगे, गलतियाँ करते रहेंगे, तो आम जनता क्या सीखेगी? मैंने तो कई जगह पढ़ा है कि जब राजा भोग विलास में पड़ जाता है, राजा जब विलासता वाली ज़िंदगी जीने लगता है तो उसकी प्रजा भी जो है विलासता पूर्वक जीवन जीने लग जाता है। और आपको पता है कि इसमें जो है तुलसीदास के समय काल में भी ऐसा ही हुआ था। तब जाकर तुलसीदास ने एक ऐसा कैरेक्टर रामचरितमानस की रचना की जो लोगों के समक्ष आदर्श का जो है एक पताका स्थापित कर सके। तो ये हमेशा रही है, जब बड़े लोग ही ऐसी गलती करेंगे तो आम लोगों से तो हम गलती का उम्मीद ही नहीं कर सकते। आम लोग तो गलती के पुतला होता है। तो यही बात मैं कहता हूँ कि जब बड़े लोगों पर रूल रेगुलेशन लागू नहीं होता है तो आम गरीबों बंदों को ये डर किस बात को दिखाते हैं और क्यों ऐसा बर्ताव करते हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि सब कुछ तो हमारा है, लाठी भी इनकी है, भैंस भी इनकी है, जो मर्जी चलाए कर सकते हैं। उनको तो सिर्फ आम गरीब बंदों को लूटना है, चाहे वो शराब की बात हो चाहे लिफाफे बैन की बात हो। कई गरीबों को विपरीत जो इसका खर्च वहन नहीं कर सकते थे, अमीर घरों की बस्तियों में पानी की आपूर्ति की जाती थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था। यहाँ तक इन लोगों में रोमन सार्वजनिक स्नान घर, फव्वारों और सिंक के सुसज्जित सार्वजनिक शौचालय की विलासिता का आनंद भी लिया करते थे। तो रोम में हर तरह की जो है बातों का यहाँ से अनुसरण करते थे। और रोम साम्राज्य में विशेषकर शहर में पानी की भारी मांग होती थी और औसत रोमन प्रतिदिन जो है 200 गैलन से अधिक पानी का खपत करते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि 200 गैलन जो है पानी की खपत हमेशा करते थे, रोज़ प्रतिदिन औसत था 200 गैलन का। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और देखिए अमीर लोगों के घरों में जो होता था फुव्वारे लगाए जाते थे, वो फुव्वारे का आनंद उठाते थे। हर तरह के विलासितापूर्वक जीवन जो है उस समय वो व्यतीत करते थे। किसी भी जल सेतु के निर्माण से पहले तिब्बर नदी शहर का मुख्य जल स्रोत था। यानी उस समय जो जल स्रोत था वो तिब्बर नदी था। यानी देखा जाए तो इस समय जल सेतु के निर्माण में पहले तिब्बर नदी शहर का प्रमुख जल स्रोत हुआ करता था। हालांकि जैसे जैसे रोम की जनसंख्या बढ़ती गई, रोमों की पानी की प्रति रुचि नदी की आपूर्ति के लिए बहुत अधिक हो गई। जैसे आज भी आप देखिएगा कि आज जनसंख्या भारत में बढ़ रहा है और पानी की आपूर्ति जो है संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसका लिए भी प्रावधान करने की आवश्यकता है यहाँ पर कि पूर्ति के लिए बहुत ही अधिक जो प्रयत्नों की जरूरत है। सभी पक्की सड़कें इसलिए बनाई गई ताकि उन्हें कम से कम इमारत की आवश्यकता पड़े और यात्री के लिए बहुत चिकनी सतह मिल सके। इसलिए उस समय पक्की सड़कों का भी निर्माण बखूबी करवाई गई थी रोमन एम्पायर में। तो ये सब बातें काफ़ी महत्वपूर्ण थी, आधुनिकता थी, हर एक बात हर एक पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है एग्जाम व्यू से। और आपके समक्ष जो है तिरपान सेंटर इतने सारे पॉइंट प्रस्तुत करता है, आपको जो है किसी भी पॉइंट पे जो अच्छे से एनालाइज करना है, समझना है। एग्जामिनर मुश्किल से 5 पॉइंट को ही जो है मेन समझता है और 5 मार्क्स में 5 पॉइंट काफ़ी होता है। तो आपको इतने सारे पॉइंट तिरपान सेंटर इसलिए प्रस्तुत करता है कि आप इनमें से कोई भी अच्छे पॉइंट को अपनी कॉपी पे लिखिए और एग्ज़ाम तक जो है तैयारी कीजिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। यहाँ पर 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य के अंतर्गत जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इसके अंतर्गत अगला क्वेश्चन जो आया है एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चैप्टर होता है, कोई भी समय काल होता है, कोई भी पीरियड होता है, उसमें जो है हर एक बात काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो,
चाहे स्त्रियों की दशा हो, शिक्षा हो, उसका पतन हो, इससे अधिक क्वेश्चन कोई बना ही नहीं सकता और इससे अधिक कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। तो इसीलिए त्रिपान स्टडी सेंटर ने आप लोगों के लिए वो सारे क्वेश्चन हर एक चैप्टर में लाता है जो महत्वपूर्ण है। और त्रिपान स्टडी सेंटर का विश्वास है कि एग्जामिनर जितना मर्जी चाहे कर ले, इससे अधिक कोई क्वेश्चन वो घुमा फिरा सकता ही नहीं है। जितना मर्जी घुमा फिरा ले, जितना मर्जी अपनी पैतरा लगा ले, लेकिन आंसर इसका यही रहेगा। तो आपको क्वेश्चन भी समझना है और आंसर को भी समझना है। क्वेश्चन अगर नहीं समझिएगा तो आंसर का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बात कि बच्चे जो हैं आंसर तो याद कर लेते हैं बट क्वेश्चन उनके दिमाग में नहीं रहता है, और इसके कारण क्या होता है, आता हुआ क्वेश्चन भी वो कर नहीं सकती हैं। इसलिए क्वेश्चन को, गहराइयों को, क्वेश्चन के जो है अर्थातों को समझिए और उसको जो है एनालाइज कीजिए। यही सबसे महत्वपूर्ण इंटेलिजेंट बच्चे की निशानी होता है। क्वेश्चनों को वो समझते हैं, आंसर तो उनको पता ही होता है। तो यहाँ पर हमारे समक्ष जो आया है रोमन साम्राज्य महिलाओं की स्थिति के बारे में, तो ये भी कहते हैं इस चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य में महिलाओं की संपत्ति के स्वामित्व और प्रबंधन में काफ़ी कानून अधिकार प्राप्त थे। यानी इस समय देखा जाए तो महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व और प्रबंधन में काफ़ी जो है अधिकार दी गई थी। यानी महिलाओं का पुण्य अधिकार था जो है इनके प्रबंधन और स्वामित्व में। उनकी शादी किशोर अवस्था के अंत या 20 के दशक शुरुआत में कर दी गई थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था, 20 के दशक यानी 20 साल की उम्र में, और कहते हैं 18 साल के बीच में, 20-18 के बीच में इनकी शादी होती। तो ठीक ठाक है, हम गलत नहीं कह सकते, ये मैरिज की अवस्था सही है। क्योंकि हमने कई जगह जो है बाल विवाह देखा है, तो इसको हम बाल विवाह नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये किशोर अवस्था में चले जाते हैं और 20 के आसपास मैरिज करना यानी इनकी स्थिति को सही दर्शाता है। व्यवस्थित विवाह सामान्य आदर्श तथा महिलाएं अक्सर अपने पतियों के प्रभुता के अधीन होती थी। जैसे आज के आधुनिक युग में भी आपको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है पति जो है पत्नियों पर जो है प्रभाव डालती है। यानी विवाह के बाद जो है महिलाएं जो है अक्सर जो है पतियों की प्रभुता के अधीन ही रहती है, उसी के कार्य प्रणाली में जो है आगे बढ़ती है। विवाह का विशेष रूप वह था जहाँ पत्नी अपने पति के अधिकारों में स्थानांतरित नहीं होती थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है रोमन साम्राज्य के अंतर्गत कि विवाह का विशेष रूप था जहां पत्नी अपने पति के अधिकारों में स्थानांतरित नहीं होती थी, बल्कि अपने पैतृक परिवार में अपना पूरा अधिकार बरकरार रखती थी। समझ में आया पॉइंट क्या कहना चाहता है? इसमें साफ करता है, देखिए जैसे कि किसी लड़की का शादी हुआ किसी लड़के के साथ, तो वहाँ पर लड़की जो है लड़के के सारे संपत्ति का अधिकारी हो जाता है, उसकी पत्नी हो जाता है, तो सारा अधिकार उसके अंडर रहता है। यही बात होती है आज के आधुनिक युग में कि किसी लड़की की शादी होता है तो पति के जितने भी कुछ होता है सब पत्नी को भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस समय ऐसा नहीं था। यहाँ पर पत्नी अपने पति के अधिकारों में स्थानांतरित नहीं होती थी, उसके संपत्ति धन दौलत में नहीं होती थी। औरत जो थी अपने पिता के परिवार के जो जितने भी धन संपत्ति थी उसमें अधिकार बरकरार था। यानी यहाँ पर पति के अधिकारों में बरकरार नहीं थे, अपने पिता के अधिकारों में बरकरार थे। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर पति के संपत्ति में पत्नी का कोई अधिकार नहीं होता था। उसके जो पत्नी थी उसके पिता यानी उसके पापा के जो संपत्ति थी यानी मायके में जो संपत्ति थी उस पर अधिकार था। तो ये बात काफ़ी क्लैरिटी करती है। कानून के तहत एक विवाह जोड़ा एक वित्तीय इकाई नहीं बल्कि 2 वित्तीय संस्था थी और पत्नी को पुण्य कानूनी स्वतंत्रता प्राप्त था। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि देखिए पति पत्नी कमाते हैं एक था, यानी पत्नी पे अधिकार पति का पूरा होता था पैसे का, और पति के पैसों पर पत्नी का पूरा अधिकार था। लेकिन ऐसा इस सिस्टम में नहीं देखने को मिला है। यहाँ पर पति अपने जो है पत्नी को दे सकता था पैसे, सब कुछ जो है दे सकता था, लेकिन ये नहीं था कि पत्नी से वो ज़बरदस्ती जो है पैसों का अपने छीन ले और ले ले। यानी यहाँ पर 2 वित्तीय संस्थाएं बनाई गई थी। यानी इस बात करता है कि एक विवाहित जोड़ा एक वित्तीय इकाई नहीं थी, यानी दोनों का वैसा एक नहीं था। पत्नी अपनी मनमर्जी से स्वतंत्र थी कि कुछ भी कार्य वो कर सकती थी, कोई भी अपना पैसे का इस्तेमाल कर सकती थी, इसमें कोई तरह का बंधन नहीं दिखाई गई है। तो यही बात कहा गया कि एक विवाहित जोड़ा एक वित्तीय इकाई नहीं बल्कि 2 वित्तीय संस्थाएं थी और इसमें पत्नी को पुण्य कानून स्वतंत्रता प्राप्त थी। कहते हैं अगर
अगली पॉइंट की बात करें तो ये काफ़ी और महत्वपूर्ण रह जाता है और बन जाता है कि इस समय तलाक लेना आसान था। तो ये इस समय के जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ उजागर करता है कि तलाक लेना उस समय बहुत आसान था। दोस्तों ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि अगर औरतों को सारी सुविधाएं दी जाए तो वो भी जो है समाज में अपना जो है लोहा मनवाने के लिए तैयार हो सकती है। लेकिन हम जानते हैं कि समाज में महिलाओं को जो है वो दर्जा नहीं दिया जाता है जो उनको प्राप्त होना चाहिए। हर क्षेत्र में महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जाता है, महिलाओं को गलत नज़रियों से देखा जाता है, जो हमारे देश को जो है आए दिन खोखला करता ही चला जा रहा है। क्योंकि देखिए कहते हैं जब तक स्त्री पुरुष एक समान नहीं होंगे, दोनों का सम्मान एक जैसा नहीं होगा, तब तक जो है भारत अपने आप को जो है कहते भारत नहीं कह सकता है। क्योंकि जनरल सी बात है, हम भारत इसलिए हैं, भारतवासी इसलिए हैं क्योंकि हम पत्थरों को भी पूजते हैं, हम स्त्रियों को भी सम्मान उतने ही करते हैं और ये महत्वपूर्ण है। कहते हैं स्त्रियों के बिना कोई भी यहाँ पर पुण्य वाले कार्य नहीं करना संभव माना जाता है, तो औरतों को हम उतने ही सम्मान दिए हैं। तो जनरल सी बात है, जो हम आज धार्मिक रूप में औरतों को सम्मान दे रहे हैं, उसी प्रकार हमें निजी जीवन में भी औरतों को इसी प्रकार का जो है सम्मान देने की आवश्यकता है। यह चैप्टर जो है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। रोमन साम्राज्य का आर्थिक परिदृश्य कैसा है? रोमन साम्राज्य का आर्थिक परिदृश्य कैसा है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आर्थिक के बारे में भी हमारा समक्ष क्वेश्चन आया है, क्योंकि आर्थिक भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कोई भी समय काल के अंतर्गत। कहते हैं रोमन अर्थव्यवस्था अविकसित और अविकसित थी। देखिए रोमन अर्थव्यवस्था अविकसित थी और विकसित भी थी। तो यहाँ पर दोनों बात को लेके चला गया है कि रोमन अर्थव्यवस्था अविकसित थी, यानी इतने काफ़ी अच्छा विकास अविकसित नहीं थी और न ही अच्छा विकसित थी। जैसे निर्वाह कृषि शहरी केंद्र जो व्यापार और उद्योग के मामले में उत्पादन से अधिक उपयोग करते थे, यानी जितना उत्पादन नहीं होता था उससे कहीं अधिक उपभोग करती थी, इसलिए रोमन अर्थव्यवस्था जो थे अविकसित थी। और कम स्थिति वाले कारीगर धीरे धीरे विकसित हो रही थी और तकनीकी और आर्थिक जो है तरसंगता की कमी थी। यानी इस समय देखा जाए तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, तकनीकी विकास बहुत ही खस्ता हालत में था और आर्थिक तर्कसंगता भी बहुत कमी थी। यानी रोमन साम्राज्य की आर्थिक परिदृश्यता के बारे में बात करें तो बहुत ही कमज़ोर थी, बहुत ही जो है लाचार थी। कुछ शहर विशेष उद्योग या वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए जाने जाते थे। कुछ जो है शहर उद्योग और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए बेशक लिए जाने जाते थे, लेकिन उस तरह का विकास नहीं मिला जो हम दूसरे क्षेत्रों में देखें। शहरी क्षेत्रों में भवन निर्माण का पैमाना एक महत्वपूर्ण निर्माण उद्योग का संकेत देता है कि शहरी क्षेत्रों में भवन निर्माण तो हमें देखने को मिला है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि यहाँ पर महत्वपूर्ण उद्योग जो है इस समय की जाती थी। पिपरी ने जटिल लेखांकन विधियों को संरक्षित भी किया, जो आर्थिक तर्कवाद के तत्व का सुझाव देते हैं और साम्राज्यवाद का अधिक जो है मुद्रितकृत भी किया गया था। यानी पिपरी काफ़ी महत्वपूर्ण लेखन कला थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी और यहाँ की सारी बातें उनको जो है पूरी तरह से जो है समझाते हैं। यद्यपि प्राचीन काल में संचार और परिवहन के साधन सीमित थे और पहली और दूसरी शताब्दी में परिवहन का बहुत विस्तार हुआ और व्यापार मार्ग क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है कि इस समय संचार और परिवहन के साधन सीमित थे और पहली और दूसरी शताब्दी में परिवहन बहुत विस्तार हुआ और व्यापार मार्ग भी काफ़ी प्रशस्त हुआ। आर्थिक गतिशीलता ने रोमन साम्राज्य में सामाजिक गतिशीलता का एक रास्ता खोल दिया और इस प्रकार सामाजिक उन्नति केवल जन्म, संरक्षण, सौभाग्य तथा असाधारण क्षमता पर नहीं निर्भर थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आर्थिक गतिशीलता ने रोमन साम्राज्य में सामाजिक गतिशीलता का रास्ता खोला। अब जो यहाँ पर जन्म, संरक्षण, सौभाग्य या असाधारण क्षमता पर निर्भर नहीं थी, ये आगे अपने आप को विकसित कर सकते थे। यद्यपि कुलीन मूल्य में पारंपरिक अभिजात समाज में प्रवेश किया, यानी कुलीन मूल्य में ने जो है पारंपरिक अभिजात समाज में प्रवेश किया, लेकिन जनगणना रैंक के लिए धन की आवश्यकताओं की जो है धनीकरण तंत्र की और मजबूत प्रवृत्ति का संकेत भी मिला। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है इसके अंतर्गत। प्रतिष्ठा को
के धन की उचित रूप से विज्ञापित तरीके से निवेश करके प्राप्त किया जा सकता था। यानी प्रतिष्ठा को धन का जो है निवेश करके जो है प्राप्त किया जा सकता था। कहते भव्य देशी संपदा या शहर के घर, टिकाऊ विलासता की वस्तु जैसे गहने और चांदी के बर्तन, सार्वजनिक मनोरंजन, परिवार सदस्य या सहकर्मियों के लिए अतिशिष्ट स्मारक और वेदीय जैसे धार्मिक समर्पण था। यानी देखा जाए तो इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण थे कि भव्य देशी संपदा, शहर के घर, टिकाऊ विलासता की वस्तु जैसे गहने, चांदी के बर्तन, सार्वजनिक मनोरंजन, परिवार, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय था। और गिल्ड और सिनेमाओं में नेटवर्किंग, अच्छी व्यावसायिक प्रथाओं को साझा करने और काम करने की इच्छा के माध्यम से व्यक्तियों को सफल होने के लिए सहायता प्रदान की जाती थी। तो इस समय देखा जाए तो हर चीज़ जो है सिस्टमैटिक और सुचारू रूप से करने का प्रावधान था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। हम जो करने जा रहे हैं आज बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। हमारा अगला जो क्वेश्चन आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रोमन सभ्यता का पतन के लिए उत्तरदायी मुख्य कारकों का वर्णन करें। यानी रोमन साम्राज्य के पतन के लिए कौन कौन से कारक मुख्य तौर पे जिम्मेवार थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन बनता है। देखिए, उत्तर रोमन साम्राज्य के पतन के लिए कौन कौन से जो है उत्तरदायी कारक थे। तो सबसे पहले हमारे समक्ष आता है युद्ध और विलासतापूर्ण जीवन। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट था डिग्रेडेशन ऑफ जो रोमन सिविलाइजेशन, यानी बार बार युद्ध और विजय ने लोकतंत्र की कमर तोड़ दी और विलासतापूर्ण और आरामदायक जीवन शैली ने शासक वर्ग को हतोत्साहित कर दिया। यानी जर्नल सी बात है, जब भी ये बातें देखी जाएगी वो राज्य, वो समय काल जो है विघटित हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है कोई भी सिविलाइजेशन के लिए जो है बहुत काफ़ी खतरनाक होता है। जैसे आज के समय में भी जो है रिप्रेजेंटर, बड़े बड़े मंत्री लोग सब जो है विलासता और आरामदायक जीवन के शैलियों में जो है आम गरीबों को भूल जाते हैं और इस कारण जो है विनाश होना सुनिश्चित हो जाता है। उसके पश्चात गुलाम विद्रोह। कहते हैं गुलामों की संख्या स्वतंत्र लोगों के लिए अधिक थी। यानी देखा जाए तो गुलाम विद्रोह, गुलामों की संख्या स्वतंत्र लोगों के लिए अधिक थी और वो विरोधी हो गए और शासक वर्ग द्वारा उन्हें दबाया नहीं जा सका। जर्नल सी बात है दोस्तों, जब आप किसी और को गुलाम समझिएगा, जैसे आज के लोग जो हैं सिर्फ आम जनता का उपयोग करते हैं इलेक्शन में, तो जो गलत है। कहते हैं अगर ऐसे विश्वास रखिएगा तो ना तो आपकी पार्टी बचेगी, ना तो आपका जो है शासन बचेगा। क्योंकि कहते हैं जब आम गरीब व्यक्ति समझदार हो जाते हैं तो अंग्रेज जैसे जो है देश से भागना पड़ता है। तो आप जो कुछ मंत्री हो जो कि लोगों के द्वारा ही चुने जाते हो, तो आपका क्या हाल हो सकता है आप स्वयं ही नहीं जानते। इसलिए हमेशा यही बात त्रिपान स्टडी सेंटर कहता है कि जितना हो सके आप अच्छे कार्य में ही और लोगों के भलाई में ही अपना जीवन व्यतीत करें। और कहते हैं विलासतापूर्ण जीवन और आरामदायक जीवन शैली को न अपनाएं। कहते हैं आराम करना अच्छी बात है, बट इतना नहीं है कि आम गरीबों के पैसों का जो है आप गलत उपयोग करें, गलत चीज़ों का जो है अनुसरण करें, क्योंकि इससे आम गरीबों को तकलीफ होती है और आपके लिए जो है गलत भावना यहाँ पर पैदा होती है। अगली बात करें सम्राटों की कमजोरियाँ, तो कहते हैं वही बात आ गई कि रोमन साम्राज्य अयोग्य एवं कमजोर होने के कारण जो है आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर सकी। जर्नल सी बात है, जब सम्राट कमजोर होगा, अयोग्य होगा, विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करेगा, तो वो साम्राज्य के जो है नष्ट होना स्वाभाविक हो जाता है। और ऐसा ही हमें जो है रोमन साम्राज्य में भी देखने को मिला कि यहाँ का सम्राट जो था कमज़ोर था और बाहरी आक्रमण से जो है देश की रक्षा नहीं कर सका। उसके पश्चात था यहाँ पर देखा जाए तो ईसाई धर्म का प्रचार। ईसाई धर्म ने प्रेम और जो है असमानता का संदेश दिया। ईसाई धर्म का विचारधारा यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण था कि इन्होंने जो है ईसाई धर्म ने प्रेम समानता का संदेश दिया और इसे सम्राटों के शासन को कमज़ोर कर दिया, क्योंकि इनसे दासों में विद्रोह भावना पैदा कर दी। यानी देखा जाए तो अगर यहाँ पर अगर हम डिक्लेरेशन की बात करें तो ईसाई धर्म का प्रचार भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि इसमें दासों में विद्रोह की भावना पैदा की और इनको बता दिया कि भाई हम जो है प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले हैं, हम जो है गुलाम नहीं रहने वाले हैं। तो ईसाई धर्म का प्रचार भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर साबित हुआ। छापे और आक्रमण। कहते हैं आक्रमणकारी और हमलावरों ने रोमन साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। तो कहते हैं देखिए, कोई भी अगर एम्पायर का अगर विनाश हुआ है तो कहीं ना कहीं जो है साम्राज्य को यानी जो राजा का जो है कमज़ोर होना ही है, और बाहरी आक्रमण तो इसमें मेन रहती ही रहती है। तो ये सारी का भी बात महत्वपूर्ण है। कहते हैं एक ही बात महत्वपूर्ण होता है कि कोई भी अगर बड़े पद पे जाता है तो उसको जो है
कहते हैं एक निर्ममता पूर्वक जो है अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और आम गरीबों को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है और ज़रूरी है, तभी जो जाके जो है इसका विकास हो सकता है और कोई भी साम्राज्य जो है आगे स्टेबलेट हो सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था हर एक समय काल के लिए और ज़रूरी भी था। इसमें हमने सारी पॉइंट की तरफ जो इशारा किया, युद्ध और विलासितापूर्ण जीवन, गुलाम विद्रोह, सम्राटों के कमज़ोर होना, ईसाई धर्म का प्रचार और छापे और आक्रमण, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है। कहते हैं रोमन एम्पायर इतनी मजबूत थी, इतनी स्टेबलेट था, लेकिन फिर भी इसका जो है विघटन हो गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है बात की तरफ इशारा करता है और जो आज के राजनीतिक नेता हैं इन सब चीज़ों से शिक्षा लेना चाहिए। किसी का जो है बने रहना वहाँ की जनता पर निर्भर करता है और जनता के लिए ही शासन बनती है, जनता के द्वारा ही बनाई जाती है। तो जनता के लिए ही कार्य करना चाहिए हर एक व्यक्ति को, नहीं तो जनरल सी बात उसका पतन हो जाना स्वाभाविक होता है और आज के आधुनिक युग में ये हमें देखने को साफ मिलता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। जो क्वेश्चन आंसर की जो लड़ी थी वो ख़त्म हो जाता है। हमने इतने ही क्वेश्चन करने थे तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था एग्जाम व्यू से। अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से तैयारी करते हो, हर पॉइंट को नोट करके अपने कॉपी में याद करते हो या देखते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा और एग्ज़ाम में आप अच्छे से अंक प्राप्त कर पाओगे। ये त्रिपाण सेंटर का विश्वास है। अगर आप भी त्रिपाण सेंटर का विश्वास बनाए रखना चाहते हो, अगर आगे और भी वीडियो देखना चाहते हो, तो जनरल सी बात है आपके अंदर जो शेयर करने की भावना है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हो तभी दूसरे बच्चे तक ये वीडियो पहुँच सकता है। मेरी जहाँ तक पहुँच है मैंने पहुँचाने की कोशिश करता ही सदैव रहता हूँ। ठीक है, इसे सोचिए नहीं। चैनल को जो है जितना हो सके शेयर कीजिए, दूसरे बच्चे तक पहुंचाइए, वीडियो को पहुंचाइए। ये आपका काम है, मेरा काम है आपके लिए जो है फ़ायदेमंद त्रिपाण सेंटर को बनाना। ठीक है, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो जनरल सी बात है चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। यहाँ पर 8th से लेके MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है और आपके लिए तो है ही है बहुत कुछ। सिर्फ समय के इंतज़ार कीजिए, आपको सब कुछ यहाँ पर प्राप्त होगा। सिर्फ आपका जो है विचार हमेशा त्रिपाण सेंटर के साथ मिलना चाहिए, रहना चाहिए। तो सोचना नहीं दोस्तों, चलो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करने के विचार रखना है।